हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। दोस्तों, इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं यूपी लेखपाल के लिए ग्राम समाज एवं विकास के 1500 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ को। तो जैसा कि आप सबको मालूम ही है, इस लेक्चर सीरीज के जरिए मार्केट में जितनी भी ग्राम समाज की किताबें हैं सबको हम सॉल्व कराने वाले हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेट नंबर 30, जिसमें हम अरंत पब्लिकेशन की बुक को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने पहले के पार्ट्स नहीं देखे, 29 पार्ट ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, उनको आप देख सकते हैं। तो अगर आप उन क्वेश्चन को फ्रेंड्स कर लेते हैं तो उम्मीद करता हूँ लेखपाल के एग्जाम में ग्राम समाज से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भूमि सुधार के विषय किस सूची से संबंधित है। दोस्तों, भूमि सुधार के विषय राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। इसका मतलब ये है कि इससे संबंधित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किससे होता है? राज्य विधानसभा को, भूमि सुधार के अंतर्गत। और ये संविधान की 9वीं अनुसूची के अंतर्गत दिया गया है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान समय में कितनी प्रतिशत कृषि भूभाग चकबंदी व्यवस्था के अधीन है। दोस्तों, वर्तमान समय में 49% कृषि भूभाग चकबंदी व्यवस्था के अधीन है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। दोस्तों, ये कैसी व्यवस्था होती है जिसमें जोतों का आकार को विस्तृत करके खेती की जाती है, तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1793 में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किस प्रांत में लागू नहीं की गई थी। दोस्तों, वर्ष 1793 में स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लागू की गई थी, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अवध में लागू नहीं की गई थी, तो इसमें ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और ये स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने लागू की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। आप इसको ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स, लगभग भारत के 19% भाग पर इसे लागू किया गया था, तो इसे लेकर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जमींदारी व्यवस्था ब्रिटिश भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर लागू थी। तो कितने प्रतिशत भूभाग पर लागू थी अभी आपको बता ही चुका हूँ, 19% पर। ऑप्शन डी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन से अंग्रेज अधिकारी महालवाड़ी व्यवस्था को लागू करने का प्रस्ताव लाया था। तो कौन सा लाया था? लॉर्ड हॉल्ट मैकेंजी से लाया था, तो इसमें ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और ये भारत के 30% भाग पर लागू थी, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तमिलनाडु के बारह महल में रैयतवाड़ी व्यवस्था कितने वर्षों के लिए लागू की गई थी। दोस्तों, 1792 में तमिलनाडु के 12 महल में अलेक्जेंडर रीड ने रैयतवाड़ी व्यवस्था 10 वर्षों के लिए लागू की थी, तो इसमें ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 10 वर्ष। आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीमांत जोत श्रेणी कितनी भूमि क्षेत्र में शामिल पाया जाता है। तो सीमांत जोत कितनी भूमि के अंतर्गत होता है? 1 हेक्टेयर से कम, तो उसे हम क्या कहते हैं? सीमांत जोत। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूमि सुधार से आशय होता है। तो भूमि सुधार से आशय क्या होता है? तो भूमि संबंधों का नियोजन, जोतों का स्वामित्व का पुनर्वितरण, जोतों का पुनर्गठन। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन भूमि सुधार के उद्देश्यों में शामिल है। तो भूमि सुधार के उद्देश्यों में कौन कौन शामिल होता है? आर्थिक असमानता को दूर करना, ये सही है। काश्तकार सुरक्षा, भूमि स्वामित्व प्रदान करना, तो ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काश्तकारी व्यवस्था में पट्टेदार किसानों के प्रमुख वर्ग निम्न में से कौन नहीं थे। तो स्थायी काश्तकार थे, इच्छाहीन काश्तकार थे, उप काश्तकार भी थे, लेकिन समान काश्तकार नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा, समान काश्तकार नाम के कोई भी नहीं था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता पूर्व लगान नियमन किस आधार पर किया जाता था। तो पिरता, मांग, संभरण, यानी ये सभी पर लागू किया जाता था, तो ऑप्शन इसमें डी करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1972 की नीति के तहत एक फसल वाली सिंचित भूमि के संबंधों में कितनी भूमि निर्धारित की गई थी। दोस्तों, वर्ष 1972 के में भूमि निर्धारित सीमा संबंधी कानून लागू किया गया था। सीमा निर्धारण के लिए परिवार को इकाई न मानकर व्यक्ति को इकाई मान लिया गया था। तो इस संबंध में 27 एकड़, आपको ध्यान रखना है, 27 एकड़ शुष्क तथा शुष्क क्षेत्रों में ये 50 एकड़ थी, तो इसमें ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, 27 एकड़। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूदान आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था।
दोस्तों भूदान आंदोलन 1951 में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। और कहाँ पर लागू हुआ था, किस राज्य में, तो आंध्र प्रदेश में। और किसके नेतृत्व में हुआ था, विनोबा भावे, विनोबा भावे की। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1957 में ग्रामदान आंदोलन देश के किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था। दोस्तों 1951 में भूदान आंदोलन के पश्चात वर्ष 1957 में ग्रामदान आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। और कहाँ से हुआ था, आपको फ्रेंड्स ध्यान रखना है, तेलंगाना से। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किन कारणों से भूदान की सफलता सीमित रही। तो आंदोलन में नेतृत्व की कमी रही, सही है। आंदोलन का समय पर ना होना, ये भी सही है। और जुताई योग्य भूमि का विवरण ना होना, तो इसी वजह से भूदान आंदोलन क्या हुआ था, सफल नहीं हो सका था। तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भू अभिलेखों का नवीकरण किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। दोस्तों भूमि अभिलेखों का नवीकरण योजना की 7वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 7वीं। आप इसको ध्यान रखेंगे, फैक्चुअल क्वेश्चन है, आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूमि अभिलेखों का नवीकरण योजना किन कारणों से पूर्ण प्रगति नहीं प्राप्त कर सकी। तो किन कारणों से प्रगति नहीं प्राप्त कर सकी, तो आधार संरचना की कमी रही, प्रशासन में पारदर्शिता का अभाव रहा और प्रशासनिक दक्षता का भी अभाव रहा। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूमि सुधार उपायों अथवा भूमि सुधार नीतियाँ किन कारणों से प्रभावकारी नहीं साबित हुई। दोस्तों मौखिक काश्तकारी का अधिक होना, राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव, प्रशासनिक तंत्र की उदासीनता। तो अपने इसमें तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, उपरोक्त सभी। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भू जोतों का चकबंदी से आशय होता है। तो चकबंदी का मतलब आपको पता ही होगा, अगर किसी का एक यहाँ है एक यहाँ है, तो इनका क्या करके इनका बिखराव को एक जगह मिला दिया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। गाँव के बिखरे खेतों को एक जगह मिलाना क्या कहलाता है, चकबंदी। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम बड़ौदा में चकबंदी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। दोस्तों भारत में चकबंदी आवश्यकता की पहले से ही समझ लिया गया था, इसलिए 1920 में बड़ौदा में सर्वप्रथम चकबंदी अधिनियम पास किया गया था। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 1920। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता के समय कितने प्रतिशत कृषि भूभाग जमींदारी व्यवस्था के अधीन था। दोस्तों स्वतंत्रता के समय 57% कृषि भूभाग जमींदारी व्यवस्था के अधीन था। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, 57%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कारक चकबंदी कार्य में प्रमुख बाधक साबित हुआ। तो कौन कौन सा हुआ, इनमें राज्यों में चकबंदी कानून का होना, राज्यों में केवल ऐच्छिक चकबंदी पर ध्यान देना, कृषकों में पैतृक भूमि के प्रति मोह होना, यानी किसी के बाप दादा की ज़मीन है तो वो उसे ये नहीं चाहता है कि उसकी दूसरी जगह ज़मीन को बदला जाए। तो इस वजह से क्या हुआ, ये प्रमुख बहुत ज़्यादा रुकावट इसने पैदा की। इन 3 फैक्टर ने, या फैक्टर तो और भी हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से इन 3 फैक्टर ने चकबंदी में क्या बाधा पैदा की थी। तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन चकबंदी कार्य के संबंध में सही नहीं है। दोस्तों इनमें से कौन सा कार्य चकबंदी के संबंध में सही नहीं है। चकबंदी में से भूस्वामी एवं कृषक का संतुष्ट होना। तो चकबंदी तो हो जाती है लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि सारे किसान इससे संतुष्ट हो जाते हैं। तो किसी को अगर किसी की ज़मीन अंदर की ओर है और उसे मेन रोड पे मिल जाती है तो वो खुश हो जाता है, और जिसकी मेन रोड से अंदर चली जाती है तो वो दुखी हो जाता है, यानी सब सेटिस्फाई नहीं हो पाते। तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम नाम से नवीन योजना शुरुआत किस वर्ष की गई। दोस्तों किस वर्ष की गई आपको ध्यान रखना है, 2008 में। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य कौन से हैं। तो कौन से थे, भूमि अभिलेखों के आधुनिकीकरण करना, भूमि संपत्ति विवादों को कम करना, तो ये दोनों ही सही है। भूमि अभिलेखों को पारदर्शी बनाना, ये भी सही है। तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से राज्य ने भूमि अभिलेखों को 100% कंप्यूटरीकरण का लक्ष्य पूरा कर लिया है।
दोस्तों भारत के कर्नाटक उड़ीसा राज्य ने भूमि अभिलेखों को लगभग 100% पूरा कर लिया है कंप्यूटरीकरण। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कर्नाटक। आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का कौन सा राज्य डिजिटल हस्ताक्षरित रिकॉर्ड RORS का कैस्ट्रल मैप्स यानी क्षेत्र का रिकॉर्ड स्वामित्व की और जमीन के मूल से जोड़ने की प्रक्रिया को पूरा कर लिया है? दोस्तों किसने कर लिया है, आप इसको ध्यान रखेंगे, त्रिपुरा ने। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा, तो आप इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जुलाई 2020 में डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम में सर्वोत्तम प्रथाओं पर एक पुस्तिका जारी की गई, जिस किन के राज्यों की अपनाई गई प्रथाओं की सूची नहीं है। तो किसकी नहीं है आपको बताना है फ्रेंड्स, तमिलनाडु। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश के लगभग कितने प्रतिशत गांवों में मानचित्रों के वास्तविक समय का अध्ययन करना शुरू कर दिया है? दोस्तों डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम से प्राप्त आंकड़ों के तहत देश के केवल 21% मानचित्रों के वास्तविक समय का अध्ययन करना शुरू कर दिया गया। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा स्वामित्व योजना की घोषणा कब की गई? दोस्तों केंद्र सरकार ने के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा स्वामित्व योजना की घोषणा कब की गई? अप्रैल 2020 में। फ्रेंड्स इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स देने की संपत्ति कार्ड का वितरण किया जाना है। इस योजना का क्रियान्वयन की अवधि कितनी है? 2020 से 2024। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये था ग्राम समाज एवं विकास का पार्ट नंबर 30। आई होप आपने सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से की होगी। अच्छे से की है तो उम्मीद करता हूँ आपको आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। फ्रेंड्स आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने पहले के पार्ट्स नहीं देखे तो उनको भी आप देख सकते हैं। तो अगर आप सब जानते हैं 30 पार्ट हैं और लगभग 30 मैं क्वेश्चन करा ही रहा हूँ, 30 कभी 40 भी करा दिए हैं और कभी ज़्यादा भी कराए गए, ऐसा नहीं है। तो अगर आप उस पूरी लिस्ट के क्वेश्चन को कर लेते हैं तो उम्मीद करता हूँ आपको अपने लेखपाल के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो ये पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दे, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।